Hello everyone, I am SK Gupta. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. बच्चों, अभी हम बहुत सारी चीजें को मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं और भी कुछ चीजों को पढ़ने की ट्राई करते हैं। बहुत इजीएस्ट वे में बच्चों ट्राई करते हैं इस चीज को समझने की और पढ़ने की। इतनी बात समझ आती है क्या आप लोग को? अरे बोलिए हाँ है ना, आती है ना। तो मैं पिछली जो टॉपिक जहां मैंने खत्म की थी उसी टॉपिक को आगे मैं फर्दर प्रोसीड करता हूं। सही है, मैंने पिछली क्लास में याद करो एसओएस रॉक्स स्कूल ऑफ साइंस है ना के जगह पे मैंने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एसओएस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में आपको बता दिया था। एक टर्म्स बच गई है जिसके बारे में मेरे को लगता है कि थोड़ी सी डिस्कशन कर लेनी चाहिए अपने को। पार्ट्स पर मिलियन। क्या करनी चाहिए बच्चों? पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। पहले ये समझ लेते हैं कि इसका यूज कहां करते हैं हम लोग। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज हम एक्चुअली करते कहां है? बहुत आसान है इसका भी यूज करना और बताना। देखो ऐसा है, जब हम वाटर लेते हैं, वाटर आपको पता है कॉन्टेमिनेटेड वाटर की बात करता है। दैट मींस उसमें थोड़ी बहुत इंप्यूरिटीज है, दैट मींस सॉल्ट की इंप्यूरिटीज है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या है उसमें वाटर है। इंप्यूरिटीज की अमाउंट बच्चों बहुत ही कम होती है, दैट मींस नेग्लिजिबल होती है, तभी तो हम पी पाते हैं। अरे बोलिए हाँ है ना, पी पाते हैं ना बच्चों। तो इंप्यूरिटीज की अमाउंट बहुत कम है तो वहां मैं पीपीएम वर्ड का यूज किया करूंगा। दैट मींस 1 मिलियन में मैं सोचूंगा कि 1 मिलियन अगर वाटर का मॉलिक्यूल्स है उसमें तो हार्डली 100 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स होंगे, दैट मींस सॉल्ट होंगे या और कोई भी हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह हो सकती है। तो वहां पे जब अपने को बैक्टीरिया का कहानी डिटरमाइन करना होगा तो हम पीपीएम का वर्ड यूज किया करेंगे। पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली यूज किया करेंगे। दूसरा यूज आपको बताता हूं, जैसे एयर पॉल्यूशन होती है। एयर पॉल्यूशन आपको बताया ना बच्चों, एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा है लेकिन पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स क्या है? कम है उसके रिस्पेक्ट में। यानी यहाँ भी हम मिलियंस के टर्म्स में डिफाइन करने वाले हैं कि 1 मिलियन में हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स है। सही है या नहीं है? तो इस वे को बताने के लिए बहुत बड़े क्वांटिटी में छोटी टर्म्स को एक्सप्रेस करने का तरीका हमारा पीपीएम है। सबसे पहले मिलियंस, पार्ट्स पर मिलियंस की बात आई तो मिलियंस अपने को समझ में आना चाहिए कि मिलियंस होता कितना है। 1 मिलियनियर या 10 मिलियनियर, ये सब सुना होगा आप लोगों ने, मूवी भी आई थी है ना, स्लम डॉग मिलियनियर। तो मिलियनियर का मतलब बेटा करोड़पति नहीं होता है यहाँ, है ना। मिलियनियर का मतलब यहाँ हमारे पास क्या होता है बच्चों? 10 लाख की बात करते हैं। हमारे इंडिया में क्या चलता है? लाख चलता है। इतनी बात समझ में आती है ना। फॉरेन कंट्री में लाख नहीं चलता है, क्या चलता है वहां क्या चलता है बताइए, फटाफट बताइए। मिलियंस चलता है। तो हम बात करते हैं पर मिलियंस की। तो 1 मिलियन में पहले इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि कितना होता है, ये 10⁻6 होती है। 1 मिलियन हमारे पास 10⁻6 होती है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सॉलिड पार्टिकल्स का। इसमें भी हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट भी आ सकता है, वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म्स में भी पीपीएम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पीपीएम है ना, इन वेट बाय वेट, पीपीएम इन वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम बताइए इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका क्या होगा? वेट बाय वेट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो फॉर्मूला वही है सब कुछ। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशंस, वेट ऑफ सॉल्यूशंस इनटू क्या होगा? पीपीएम बोले तो 10⁻6 होगा। यहाँ पे क्या होगा? पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ बताइए बच्चों, वेट ऑफ बताइए फटाफट, वेट ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। किस चीज में? एमएल में। ये किस चीज में है? ग्राम में। यहाँ भी ग्राम, ये भी ग्राम इनटू 10⁻6 होगा। सही है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सही है, एमएल में लेना है बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन एमएल। अरे फील आया नहीं आया? अरे फील आया नहीं आया? बोलो हाँ या फील आया नहीं आया? आ गया ना? चमका है नहीं चमका? चमका बेटा, दैट्स गुड। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। इसके एप्लीकेशंस को ट्राई करते हैं समझने की, कैसे हम क्वेश्चन को रीड कर पाएंगे।
सही है। ये पहले फॉर्मूला आप छाप डालोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं इसको रफ करता हूं। देखो बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल वे में बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने को 200 क्या दे रखा है, 200 ppm कैल्शियम कार्बोनेट है ना, बाई वेट दे रखा है, बाई वेट प्रेजेंट इन वाटर। तो इसका मतलब क्या है, क्या रीड करोगे इसको कि 200 ग्राम बाई वेट है, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्रेजेंट है कितने में, प्रेजेंट है कितने में बताइए, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यही मतलब है सिंपल सा ppm का। हमारे पास क्या मतलब है, सिंपल सा बच्चों क्या मतलब हमने निकाला, ये बात समझ में आई क्या आपको? सिंपल सा हमने मतलब निकाल दिया। अब इस पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं, सही है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर मैं वेट ऑफ, यहां से क्या निकालूंगा मैं बच्चों, वेट ऑफ, सोच के देखिए कि वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने की ट्राई करूं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ क्या लिख दूंगा, सॉल्यूट लिखूंगा। तो सॉल्यूट हमारे पास कौन सा है, ये है, सॉल्यूशन कौन सा है, ये है, तो 10⁻⁶ माइनस 200। अब सोच के देखो ना, वही बात हो गई ना सर, वही बात होगी कि मैं मिलीनियर हूं, मेरे से कोई 200 रुपया ले लिया तो क्या मैं मिलीनियर नहीं रहूंगा, अभी भी मैं मिलीनियर ही कहलाऊंगा। बात समझ में आती है ना? यानी कि 10 लाख में से मेरे से कोई 200 रुपया ले ले तो क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे को, नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो यानी 10 लाख में से 200 रुपया माइनस अगर कर भी दूं तो अभी भी मैं बोलूंगा कि इतना ही मेरे पास पैसा है। बात समझ में आती है ना? तो वेट ऑफ, यहां से हम अप्रोक्सीमेशन लिया करेंगे कि वेट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वही हमारे पास अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। एग्जैक्ट नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। इतनी बात समझ में आती है? तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे, लिखिएगा आप लोगों ने। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है फाइंड क्या है बच्चों, फाइंड ppm concentration of 40% weight by weight of NaOH solution। सही है बच्चों, NaOH solution क्लियर है? तो देखो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि 40 ग्राम NaOH जो है, 40 ग्राम NaOH जो है वो प्रेजेंट है कितने में, 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम सोच रहे हो सर यहाँ पे सॉल्वेंट का मास लूं या सॉल्यूशन का लूं? नालायको, अगर 100 में से 40 मास माइनस कर दोगे तो फर्क पड़ेगा ना यार, फर्क पड़ेगा। तो यहाँ सॉल्यूशन का ही लेना पड़ेगा आपको, यानी कि ppm निकालना है ना मेरे को। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला मैं नहीं लिखता हूं या लिख ही देता हूं यार, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन फार्मूला क्या, into 10⁻⁶ होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, अरे है या नहीं है, 10⁻⁶ कर दो, यानी क्या है 4 × 10⁻3 है, 4 × 10⁻3 ppm प्रेजेंट। इतनी बात समझ में आई, ppm। छाप डालो इसको, छाप डालो बेटा। अरे सॉरी गड़बड़ किया, 3 नहीं होगा यहाँ 5 होगा बच्चों, देख लो कैलकुलेशंस कैसे 5 आया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ और ये हमारे पास 4 × 1 0 ऐड हो जाएगा तो 10⁻5 आएगा। क्लियर है? अरे बोलिए हाँ यार। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं क्लियर होगा सभी लोगों का, नहीं क्लियर है तो आप डाउट्स क्लियरली पूछ सकते हो, क्लियरली आप डाउट्स पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लिखिए सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज, इस बार क्या बोला है आपको, परसेंटेज ऑफ NaOH, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ NaOH, परसेंटेज NaOH बाय वेट। सही है ना, यानी वेट बाय वेट निकालना है। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। NaOH बाय वेट कंटेनिंग कितना हमारे पास ppm दिया हुआ है बताइए, कितना दे रखा है? अरे बोलिए हाँ या ना, बोलिए। हमारे पास बेसिकली डेटा आपके पास क्या गिवन है, बाय वेट आपको निकालना है ना यार, हाँ जी बाय वेट निकालना है। कंटेनिंग 40% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशंस, है ना, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दे रखा है d ग्राम पर ml, d के टर्म में निकाल लेते हैं, है ना। कैलकुलेट ppm लिखो, ppm ऑफ NaOH
ऑफ NaOH बाय वेट। सही है। अब देखो यहां कैसे सॉल्व करना है। ppm बाय वेट बोला है तो ppm बाय वेट का पहले फॉर्मूला लिखो। वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशंस है इनटू क्या आएगा 10⁻6 आएगा। ये ग्राम में, ये भी ग्राम में। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास देखो, अब रीड करते हैं इसको, ऊपर वाले डेटा को रीड कर ले बेटा, इसको रफ करता हूं। रीड किया जाए, बिल्कुल किया जाए सर। देखिए अब हम बात करते हैं कि ये 40% वेट बाय वॉल्यूम था। 40% वेट बाय वॉल्यूम को कैसे रीड करते हैं, 40 ग्राम NaOH जो है प्रेजेंट है कितने में, प्रेजेंट इन, बताइए बच्चों, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां अगर ग्राम होता, यहां अगर ग्राम होता तो अपने को टेंशन था ही नहीं, लेकिन यहां पे क्या है, मेरे को वॉल्यूम है, तो अपने को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास में। तो डेंसिटी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, मास बाय वॉल्यूम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी डी है और वॉल्यूम 100 है, मास मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहां मास ऑफ सॉल्यूशंस भी मिल गया, मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूट भी मिल गया। तो पीपीएम क्या होगा बताइए, बताइए बताइए बच्चों, बताइए फटाफट ही बता दीजिए। 40/100 d into 10⁻6 तो क्या आ गया 4 into 10⁵ d pm आ गया। इतनी बात समझ आती है, कर लोगे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग कर डालोगे, सारी चीजें आपसे हो जाएगी, ऐसा मैं बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं। अब कहां आते हैं, अब कहां आते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ फार्मूला पे आता है। कहां आते हैं बताइए बताइए, टाइप्स ऑफ फार्मूला। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप क्लास 11th में कर रहे हो तो क्लास 11th में एक क्वेश्चन इससे फिक्स होता ही है, हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान से लिखिएगा। टाइप्स ऑफ फार्मूला की हमने बात की है और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ फार्मूला, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मूला, हम लोग देखो बेसिकली कितने टाइप्स का फार्मूला अब भी डिस्कस करने वाले हैं। 3 टाइप का जनरली डिस्कस करने वाले हैं अभी। हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्लियर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा हमारे पास जो होगा स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और तीसरा जो फार्मूला हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी दो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है ना। बाकी दो हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। फिर भी थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं, वैसे क्लास आप 10th में पढ़ के आ चुके हो इन दोनों के बारे में, थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं मैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे याद करो, अल्केन का फार्मूला क्या होता था, अल्केन जनरल फार्मूला याद है क्या आप लोगों को, अल्केन का CnH2n+2, बचपन में पढ़ा करते थे, याद करो, सही है ना। तो यहां पे n का कोई वैल्यू ले लेता हूं C3H8, n की वैल्यू हमने 3 ली तो क्या हो गया C3H8। इसका नाम याद करो, हम प्रोपेन बुलाया करते थे, क्या बुलाया करते थे, प्रोपेन, C3H8। तो ये इसका C3H8 प्रोपेन का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बात समझ में आती है ना, C3H8 प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यही इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन बना दिया, बाकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बना दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हमने 8 हाइड्रोजन को लगा दिया। तो बताओ बच्चों, ये हमने 10th में नहीं पढ़ा था क्या, इसका बोर्ड में अपने को क्वेश्चंस भी आता था कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो कंपाउंड्स का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सही है ना। अल्कीन का फार्मूला याद करो, CnH2n हुआ करता था, n का कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ही ले लेता हूं, n इक्वल टू अगर 2 लेता हूं तो फार्मूला हो जाएगा C2H4। ये हमारे पास इसको इथीन बुलाया करते थे। नाम पे अभी नहीं जाओ, जिनको नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, नाम हम नाम ऑर्गेनिक में सीखेंगे और ऐसे सीखेंगे कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। C2H4 है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, इथीन का। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, डबल बॉन्ड H H H H, देखो बन गया, यही होता है, यही होता है, बताइए हाँ है ना। अब आती है इंपेरिकल फार्मूला पे, हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं इंपेरिकल फार्मूला। अब इंपेरिकल फार्मूला पे जैसे हम आए ना, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन 2 चीज मिलकर बना है ये फार्मूला। अब कार्बन का नंबर कितना है बच्चों, 3 है, और हाइड्रोजन का नंबर 8 है। क्या इसका सिंपलेस्ट रेशियो और छोटा हो सकता है,
क्या इसका सिंपलेस्ट रेशियो और छोटा हो सकता है? तो जवाब आपका आएगा कि नहीं सर, यही रहने वाला है C3H8। इसके केस में तो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बच्चों? दोनों के दोनों सेम है। लेकिन इसके केस में आते हैं सर C और H, कार्बन का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का नंबर 4 है, सिंपलेस्ट फार्मूला सर बन रहा है 1:2 बन रहा है। तो यानी कि C2H4 का इंपेरिकल फार्मूला जो बनेगा वो CH2 बनेगा। आगे क्या बात समझ? आगे क्या बात समझ? ये सिंपल मीनिंग है इंपेरिकल फार्मूला का। अरे बोलो हाँ या ना, आया है नहीं आया? आ गया ना बच्चों? बोलो हाँ या ना, आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। ये छाप डालो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका या वीडियो पॉज करके लिख लेना। सही है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं। C5H10 सॉरी H12 ले लो, H12 नहीं लो, C6 ले लो, C6H12 16 कितना लोगे? 12 14 ले लो, सही है 14 ले लो। इसको हेक्सेन बुलाया करते हैं। क्या बुलाया करते हैं? हेक्सेन बुलाया करते हैं। बुला ले, कोई दिक्कत नहीं, आप भी बुला सकते हो, है ना। C6H14 तो कितना कार्बन? 6 कार्बन। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया H ये हम क्लास 10th में बहुत अच्छे से ये सीखे हैं बच्चों, बहुत ही अच्छे से सीखे हैं। सही है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये कंसर्न है ही नहीं कि हम स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखे, हमारा कंसर्न इंपेरिकल फार्मूला पे है। ध्यान दो, कार्बन और हाइड्रोजन नंबर बताओ। कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का नंबर बताओ 14 है। क्या इसका मैं सिंपलेस्ट रेशियो ले सकता हूं बच्चों? देखो दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 आएगा और ये 7 आएगा। तो यानी इसका इंपेरिकल फार्मूला ऑफ लिख देता हूं, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ क्या बच्चों? C6H14 इज C3H7। आ गया क्या बात समझ? आ गया क्या बात समझ? आ गया बच्चों बात समझ? छाप डालो, छाप डालो, इसको आज ही छापना है, आज ही छापना है बच्चों। सही है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। देखिए एक एग्जांपल लेके बताता हूं बहुत प्यारे तरीके से कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला हमने निकाल लिया। अगर इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो भी समझिए, वो भी आप समझ ही डालिए बच्चों, वो भी आप समझ ही डालिए, आज ही समझना है, समझ डालेगा। जैसे यही एग्जांपल देता हूं, इसका मॉलिक्यूलर मास मैंने निकालना आपको सिखाया। क्या सिखाया? मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या आएगा बताइए बताइए? 6 × 12 प्लस 14 × 1 है ना, 72 प्लस 14 कितना आता है बताइए? 86 आता है। आ गया। द मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 का है। इंपेरिकल फार्मूला बताइए, इंपेरिकल फार्मूला बताइए कितना है? मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला कितना कार्बन है? 3 × 12 प्लस 7 × 1 कितना आता है बच्चों? 36 प्लस 7 इक्वल टू बताइए ना, बताइए, आज ही बताना है। 43 आता है क्यों? अरे बोलिए हाँ यार। अब देखो दोनों मास को रिलेट करो, दोनों मास को रिलेट करो। दोनों मास को जब यहां से रिलेट किया तो मेरे पास क्या निकल गया है कि मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है क्या है? मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कितना है? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला है, मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। इसके केस में यानी जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है इसको 2 से इनको डिवाइड किया था तो उतना ही टाइम्स आया। तो मैं जनरल वे में इसको 2 के जगह पे n लिख दूं क्या? n यहां हमारे ये 2 है, लेकिन दूसरे केस में हो सकता है 1 हो। पहला वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें 1 था, और कोई एग्जांपल लूंगा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो मैं n का टर्म ले लेता हूं। तो ये हमारे लिए फार्मूला एक बन के आ गया यहां से, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो n इक्वल टू जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो क्या होगा? मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। इसका हम यूज करके आपको सिखाएंगे कि कैसे हमारा क्वेश्चन में यूज होने वाला है। पहले छाप डालिए, इसको छाप डालिए फटाफट, आज ही छापना है, आज ही छापना है बच्चों, सही है। और फील लेकर छापना है, फील आनी चाहिए अंदर से कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर, है ना। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, और टीचर क्या कि जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा ना कर दे, बात समझ में आती है ना। इंटरेस्ट आना बहुत ही जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम इंपेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं।
है ना। हेडिंग डालिए डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, डाल दिया आप लोगों ने हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। क्या डाला बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए डाल ही लेते हैं, आज ही डालना है। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला जब अपन लोग डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ एलिमेंट दिया होता है। क्या दिया होता है? एलिमेंट दिया होता है, सही है। तो एलिमेंट को हम लिखेंगे जैसे x और y, हमारे पास दो एलिमेंट है, सही है ना। अब यहाँ पे इनका परसेंटेज, दूसरा क्या परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा कि x का कितना परसेंट है और y का कितना परसेंट है। तो हम अगर नहीं दिया होगा तो हम निकालेंगे, क्या करेंगे? निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। लेट्स अज्यूम कि इसका 50% है और इसका भी 50% है। आई बात समझ गया? 50-50% हमने एज्यूम कर लिया। उसके बाद दूसरा इसका कुछ ना कुछ मोलर मास होगा दोनों का, मोलर मास। तो मोलर मास इसका मैं 20 मान लेता हूँ, इसका 40 मान लेता हूँ, सही है। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ? 20 का 10 या 20 मान लो यार, थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा। 10 और 20 अभी हमने मान लिया। फिर अपने को तीसरा, ये जैसे मैं कॉलम बना रहा हूँ आपको ऐसे ही बनाना है, इसमें से कोई भी कॉलम आपको मिस नहीं करने हैं, सही है ना, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। फिर आपको क्या बताना है? रिलेटिव मोल्स निकालना है। क्या निकालना है? रिलेटिव मोल। ये कैसे निकलेगा सर? है ना, परसेंटेज, रिलेटिव मोल्स बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन होता है, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास को ही हम रिलेटिव मोल्स बोला करते हैं, सही है। अब हमारे पास अगला कॉलम किस चीज का आता है? रिलेटिव मोल्स हमने निकाल लिया। क्या आएगा बच्चों? 50 डिवाइडेड बाय 10, फिर 50 डिवाइडेड बाय 20। ये कितना आता है बच्चों? 5। ये कितना आता है? 2.5 आता है, सही है। अब रिलेटिव हमने मोल निकाला तो यहां से हम सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? सिंपलेस्ट रेशियो। देखो बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लेंगे? इस दोनों में 2 है तो 2, 3 है तो 3 लेंगे, 4 होगा तो 4 लेंगे। उन सब में देखो सबसे छोटा नंबर कौन है? 5 है या 2.5 है? 5 है या 2.5 है? 2.5 है। तो इसको डिवाइड कर दो सब जगह। 5 डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5। तो यहां से वैल्यू क्या आई? 1 आई। यहां भी क्या आई? यहां क्या आई बच्चों? 2 आई। तो अगर ये फिर से फ्रैक्शन में आता है, अगर सपोज फिर से ये फ्रैक्शन में आता है तो हम सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो को कहां करेंगे बच्चों? होल नंबर में। तो होल नंबर है ये 2, 1 भी होल नंबर है। बात समझ में आती है ना? इंटीजर में कन्वर्ट करना है, बाय मल्टीप्लाई विद सुटेबल नंबर कन्वर्ट इनटू सुटेबल इंटीजर। आई बात समझ? तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, सेम ही डेटा आ गया। तो इंपेरिकल फार्मूला यहाँ से क्या आया? इंपेरिकल फार्मूला बताइए फटाफट क्या आया? x कितना टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया। y कितना टाइम्स आया? 1 टाइम्स आया। तो h2y हमारे पास क्या हो गया? इंपेरिकल फार्मूला हो गया। फटाफट छापिए, अरे फटाफट छाप डालिए बेटा। छाप डाले क्या? 100% छाप डाले। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं जो आपको करना है, फटाफट इसको करिए। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, छाप ही डालना है, आज ही छापना है, सही है। चलिए दूसरा मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, यहाँ पे मैं डेटा ही चेंज कर देता हूँ सर, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ रहेगा मेरा, सही है ना। यहाँ पे बाकी सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ रहेगा। बाकी आपको, आप लोग तो क्या हो, समझदार हो, समझदार नहीं जेम्स बॉन्ड, सही है। चलो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? इस बार कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, सही है ना। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कुछ परसेंटेज दे रखा है। कार्बन का 60% दे रखा है, हाइड्रोजन का हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों? हाइड्रोजन का 8%। यही दोनों अगर डेटा दे दिया होता तो क्या इन दोनों को मिलाकर 100 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई और एलिमेंट है। अगर बाकी एलिमेंट के बारे में नहीं बताया तो आप खुद से ऑक्सीजन एज्यूम कर सकते हो। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा? दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, 68 हुआ, यानी कि 32%। सॉरी हाइड्रोजन मैंने बोला था ना 8%, हाइड्रोजन 8%, तो ये कितना? 32%। आ गई बात समझ? क्लियर है। मोलर मास तो आपको कार्बन का पता ही है 12 होता है, हाइड्रोजन का पता ही है 1 होता है, ऑक्सीजन का तो पता ही है ना बच्चों 16 होता है, सही है ना। क्या अब आगे का डेटा आप नहीं निकाल लोगे? क्या आप आगे का डेटा नहीं निकाल लोगे? मेरे कैलकुलेशन करने से पहले आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। फटाफट करो, फटाफट करो। 60 डिवाइडेड बाय 12 है ना, 8 डिवाइडेड बाय 1 है ना, 32 डिवाइडेड बाय 16। यहां से जब देखा तो ये कितना नंबर आया बच्चों? कितना नंबर आया बताइए, बताइए कितना नंबर आया? 5 आया, 8 आया और यहाँ 2 आया। अब इसमें से क्या करना था? याद है ना आप लोगों को? क्या करना था?
इसमें से आपको डिवाइड करना था सबसे सिंपलेस्ट नंबर से। तो 2 सबसे छोटा है, 2 इससे भी डिवाइड किया, 2 इससे डिवाइड किया, ये क्या आया 2.5 आया, ये क्या आया 4 आया, ये क्या आया 1 आया। क्या देखो फिर से फ्रैक्शन आ गया ना, फ्रैक्शन आ गया ना, तो इसका मतलब डिवाइड करने का कोई मतलब था ही नहीं, यहाँ डिवाइड करने का मतलब था ही नहीं, सही है ना, डिवाइड करने का मतलब नहीं है, तो यानी कि फिर से ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5, ये 8 और ये 2, सही है ना। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या बन गया, बताओ बताओ, C5H8 और O2 बन गया। दिस इज योर इंपेरिकल फार्मूला। 2 क्वेश्चन क्लियर है? अरे 2 क्वेश्चन क्लियर है क्या? दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। इतनी बात समझ आई क्या? अरे बोलिए हाँ है ना, आ गई बात समझ आपको? बोलो हाँ या ना, आ गया ना? चलो अब थोड़ा और बढ़ते हैं, सही है ना, और क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों, सही है। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, आप ट्राई करोगे, क्लियर? चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखा है, आप पहले क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। रूल्स वही है हमारा, पता है ना, पहले क्वेश्चंस आपको वीडियो पॉज करने हैं, खुद से सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है, कितने प्रतिशत लोगों का आंसर सही आता है। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैक्सिमम आपके लिए 1 मिनट है, सही है। 3 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स है, एक गलत करोगे -1 मार्क्स। सर जो अटेम्प्ट नहीं करेगा उसके लिए तो तुम गधे हो, अटेम्प्ट करना चाहिए तुमको, सही है। देखो इधर कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला। सबसे पहले हम लोग क्या बात किए थे कि पहले लिखो, इधर एलिमेंट इस बार नहीं है, इस बार मिनरल्स है, तो यहाँ क्या आएगा, कंपाउंड आएगा, सही है। कौन कौन सा कंपाउंड है सर? कंपाउंड इस बार दे रखा है, EO दे रखा है, और क्या दे रखा है, DO2 दे रखा है, और क्या दे रखा है, H2O दे रखा है। कितना कितना दे रखा है, चलो बात कर लेते हैं, सही है ना। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं कि किसका कितना परसेंट प्रेजेंट है। परसेंटेज कंपोजिशन में ये 25%, ये भी 25%, ये 50% है, सही है। मोलर मास की बात कर लेते हैं, मोलर मास। अरे यार ये तो टेंशन है। अब E और D क्या है? ED तो कोई एलिमेंट है नहीं, हमने हाइपोथेटिकल डेटा दिया आपको, तो यहाँ E का मोलर मास आपके लिए दे रखा है, E और D का। E का कितना दे रखा है 29 प्लस ऑक्सीजन का मास कर लो, है ना 16, ये आता है 45, सही है। DO2 D का कितना है 13, और इसका ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है 32, तो 32 प्लस 13 45 आया, इसका क्या आएगा 18 आएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था रिलेटिव क्या निकालना है, मोल निकालना है, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, निकालो। रिलेटिव मोल के लिए मैंने क्या आपको फॉर्मूला बताया, क्या बोला कि इसका जो परसेंटेज है 25/45 करो, 25/45 करो, और क्या है 50/80 करो, 18 करो, सही है नहीं है? अरे बोलिए हाँ या ना। कैलकुलेशंस आप नहीं कर लोगे क्या? कैलकुलेशंस आप नहीं कर लोगे, मैं ही कर देता हूं। 25/45, ये डेटा आएगा 0.555, ये भी 0.555 आया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50/18 है, सही है ना। ये डेटा आता है 2.77, सही है क्या? अरे हाँ यार। उसके बाद मैंने बोला था सिंपलेस्ट रेशियो, सही है ना। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे बोला था आपको, इसमें से छोटा है, ये दोनों में से कोई ले लो, 0.55 डिवाइडेड बाई 0.55, 0.55 डिवाइडेड बाई 0.55, 2.77 डिवाइडेड बाई 0.55। क्लियर है क्या? अरे बोलिए हाँ यार, बोलो बच्चों क्लियर है क्या? जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया 1, ये भी 1, और ये 5.05, तो अप्रॉक्स हम 5 ले सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो 1, 1 और 5 आया। तो होल नंबर भी हमारे लिए क्या आने वाला है, होल नंबर भी यही आने वाला है। तो इंपेरिकल फार्मूला इसका कैसे लिखेंगे, कैसे इसका इंपेरिकल फार्मूला लिखेंगे, समझो। इसका इंपेरिकल फार्मूला बहुत ही आसान है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ। EO कितना टाइम्स है 1 टाइम्स, है ना। DO2 कितना है तो डॉट लिखोगे बच्चों, मिनरल्स में हम डॉट लिखते हैं। फिर वाटर कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, तो डॉट 5H2। इस टाइप से हम फार्मूला इसका लिखने की कोशिश करते हैं। अगर DO2 अपने पास 2 आता तो यहाँ 2H2O लिखा हुआ मिलता आपको, 2H2O लिखा हुआ, सॉरी 2D2O लिखा हुआ मिलता। आई बात समझ? ये क्वेश्चन एक सिंपल हमारे पास बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया, छाप डालिए। कितने लोगों का सही था देखते हैं, कमेंट में लिख के बताइए सर मेरा सही था। बात समझ आया? आगे बढ़े, चलिए इसको रफ, ये डेटा रफ, बाकी एज इट इज रहने दो।
क्योंकि हम लिख लेंगे, सही है ना। इस बार कंपाउंड है तो कंपाउंड लिखेंगे, कोई बात नहीं, कंपाउंड। अब बच्चों यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, प्रॉब्लम यहाँ कुछ भी नहीं है। इस बार मासेज का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है? टर्म्स जिसका हमारे पास मासेज का रेशियो दे रखा है, तो क्या मैं परसेंटेज नहीं निकाल सकता? ये देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज क्या आएगा बताइए? परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास कार्बन का 9 है, टोटल हमारे पास कितना है? 13.5 into 100 नहीं कर लेंगे क्या? बोलिए हाँ है ना। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन नहीं निकल जाएगा क्या? 1 divided by 13.5 into 100, अरे बोलो हाँ। 2 का निकल गया तो हम तो नाइट्रोजन का तो निकाल ही लेंगे ना बच्चों। अरे बोलिए निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? तो 9 divided by 13.5 ये बेसिकली 66.6% आया। ये कितना है? 1 divided by 13.5 ये हमारे पास 7.4% आया। वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू कितना है? 3.5 डिवाइडेड बाय 13.5 into 100 कर सकते हैं ना। बोलिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि सबको मिलाकर कितना होना चाहिए? 100% होना ही चाहिए। ये तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 25.9%। देखो सबको मिलाकर 100% होना चाहिए, नहीं है क्या? तो इसको 20 ये कर लो, अब देखो 100% हो जाएगा। अब देखो बच्चों 100% तो हो ही जाएगा ना यार, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना, सही है। अब परसेंटेज निकाल लिया, पहला चीज हमने काम कर लिया। अब तो आसान हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो लिखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। परसेंटेज कंपोजिशन 66.7% है, 7.4% है, 25.9% है, सही है। अब मोलर मास, मोलर मास कार्बन का सर 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, डिवाइड करो ना यार। 66.7 डिवाइडेड बाय क्या? 12, 7.4 डिवाइडेड बाय 1, 25.9 डिवाइडेड बाय 14, यही होता है। तो अब कर लो ना, 66.7 डिवाइडेड बाय 12 तो मैं करूँ या आप करोगे? कर लोगे ना यार। ये बेसिकली कितना आता है बच्चों? 5.55 आता है, सही है। ये कितना आता है? यही आएगा, 7.4 ही आएगा। ये कितना आता है बताइए? ये कितना आता है? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं गड़बड़ तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। 25.9 डिवाइडेड बाय 14 कर देते हैं, 1.85। सबसे छोटा नंबर 1.85, तो 1.85 से हम डिवाइड कर ले क्या? बोलिए हाँ या ना। कर लिया जाए बच्चों, 1.85 से डिवाइड कर देते हैं। 1.85 डिवाइडेड बाय 1.85। चलो 5.55 को डिवाइड करो 1.85, अप्रॉक्स ये 10.26 आ रहा है। और यहाँ सही है ना, 26 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 7.4 डिवाइडेड बाय 1.85 कितना आ रहा है बच्चों? ये 4 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। तो अप्रॉक्स हम इसको 10 एज्यूम कर सकते हैं। आई बात समझ? इतनी रफ कैलकुलेशन हम थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं। 10, 4 और 1 आया। क्या आया बच्चों? 10, 4 और 1 आ गया, नहीं आ गया? अरे बोलो हाँ या ना। बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो? बोल सकते हो क्या? अरे बोलिए बच्चों, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल यही बोलिएगा आप लोग, नहीं बोलोगे क्या? आ गया ना बच्चों? तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? होल नंबर है ये 10, 4 और दिस। तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी हमारे पास यहाँ निकल गया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आता है यहाँ? C10 है, H हमारे पास कितना है बच्चों? H हमारे पास 4 है और N कितना है? N सिर्फ यहाँ सब बच्चों ये 10 कैसे है? गड़बड़ है यार कैलकुलेशंस। एक सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग। 5.55 डिवाइडेड बाय 1.85, 10 कैसे आएगा? ये 3 आ रहा है बच्चों, ये गड़बड़ है ना? ये 3 आ रहा है, मैं कुछ और लिख दिया था। अब देखो, अब एग्जैक्ट बैठ रहा है डेटा। तो हमारे पास C3 आया, H4 आया और N आया। C3H4N आ गया। अरे समझ आया क्या? C3H4N आया। इतनी बात समझ आती है या नहीं आती है? पहले ये बता दीजिए आप मेरे को। अरे बता दिए क्या आप लोग? बता दिए ना बच्चों, बता दिए। दैट्स गुड बेटा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन और यहाँ आपसे बन सकता है। ये देखिए, मोलर मास आपके पास दे रखा है इतना, मोलर मास 108। तो फाइंड मोलिकुलर। इस बार तो बेटा इंपेरिकल फार्मूला से काम तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। क्या फाइंड आउट करना है? मोलिकुलर फार्मूला।
कैसे कैसे कैसे, देखो देखो देखो, अब आते हैं ये रफ करता हूं, ठीक है, ये मैं रफ करता हूं या ऊपर वाला ही सेक्शन रफ कर देता हूं आपके लिए, सही है। देखिए आप लिख लिए होंगे, मेरे पास मैंने बोला था मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, बताइए मास ऑफ क्या आएगा बच्चों, n टाइम्स ऑफ मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अरे हाँ या ना, यही था। तो मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो यार, 108 एक्चुअली दिया हुआ है, और n टाइम्स ऑफ मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, 3 कार्बन है, 12 into 3 प्लस 4 हाइड्रोजन है प्लस नाइट्रोजन, क्या आएगा 14। ऐड नहीं करोगे क्या, बोलो हाँ या ना, ऐड कर लो तो बात। 12 3 जा 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 38 प्लस 38 प्लस 14, अरे ऐसा क्या 38 कैसे यार, 40 40 54 आया ना यार, n into 54 आया इक्वल टू 108, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, n इक्वल टू 2 आ गया। जब n इक्वल टू 2 आ गया तो अब सोच के देखो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला आया, तो C कितना हो जाएगा, C का नंबर 6 हो जाएगा, H का नंबर 8 हो जाएगा और N का नंबर 2 हो जाएगा। यही हमारे लिए क्या है बच्चों, आंसर है। छाप डालिए, बन गया क्या, बनना ही चाहिए आप लोगों से, और बहुत ही आसान था, कोई बहुत बड़ी मैंने रॉकेट साइंस यहाँ यूज नहीं की है जो आपको नहीं समझ में आएगा, आना ही चाहिए। क्लियर है। स्टिल बच्चों कुछ डाउट आपका रह जाता है तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो या कमेंट में भी लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन हमारे पास बाकी रह गया है, उस क्वेश्चन को भी हम आज ही और अभी देख लेते हैं, और एक दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में लिख दूंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे, सही है। मैं चलो इसको ये कर देता हूं, बता देता हूं, थर्ड वाला देखिए, इसको मैं रफ करता हूं जी हाँ, बाकी हमारा क्वेश्चन रफ ना हो इसलिए मैं आराम आराम से इसको रफ कर रहा हूं। देखिए कंपोजिशन हमारा रफ हो गया, कोई बात नहीं, सही है। इधर हमारे पास एलिमेंट था, एलिमेंट भी लिख देते हैं यार। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एलिमेंट ए है, बी है और सी है, ए बी और सी है। इसका मोलर मास दे रखा है, क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, 40 दे रखा है और 60 दे रखा है, नो डाउट, रहने दो। अब मैं क्या बोलता हूं कि ये दे रखा है कि इक्वल मासेस है सारे एलिमेंट का, यानी कि मास ऑफ एलिमेंट जो है ना सबका, ए बी एंड सी का क्या है, x है। तो यहां से परसेंटेज ऑफ ए निकालो तो क्या आएगा, x अपॉन 3x आएगा इंटू 100 आएगा बच्चों, तो ये क्या आएगा बच्चों 33.3%। तो सबका 33.3% आ गया, 33.3%, 33.3%, 33.3% सबका निकाल दिए। अब अपने को रिलेटिव मोल्स निकालना है, निकाल लो ना यार, निकाल लो। 33.3 डिवाइडेड बाय 20, 33.3 डिवाइडेड बाय 40, 33.3 डिवाइडेड बाय 60। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं सिंपलेस्ट में क्योंकि कट पिट जाएगा, इसलिए इसको इसी वे में सॉल्व करता हूं। सबसे छोटा ये वाला हुआ, सबसे छोटा ये वाला हुआ है नहीं हुआ, उसके बाद ये है, फिर देखो छोटा वाला सबसे ये है तो इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 33.3 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 33.3 डिवाइडेड बाय 60 कर सकते हैं, है ना। तो ये सिंपली डायरेक्ट में लिख दूं क्या कि ये कितना डेटा आता है, कितना हमारे पास डेटा आता है, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। 33.3 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 33.3 डिवाइडेड बाय 60, यहां पे तो ये 1 ही हो जाएगा, सही है। तो अब चेक करो कि ये हमारे पास 33 से 33 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास ये से ये कैंसिल, ये बेसिकली 2 क्या आता है 2 3 आता है, सही है। और ये वाला कितना आता है 3/2 आता है, सही है। और ये वाला कितना आता है, ये वाला कितना आता है 1 तो है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई, ये 3 है, ये 3/2 है, 3/2 को हम 1/1.5 बोल सकते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम्स क्या आई आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये अभी फ्रैक्शन में है, इसको किस चीज में कन्वर्ट करना है, होल नंबर में, मल्टीप्लाई विद 2। तो इसमें 2 से किया, इसमें भी 2 से किया, इसमें भी 2 से किया, तो होल नंबर 6 3 और 2 बना। तो क्या बन जाएगा, कौन सा ऑप्शन आया A6B3C2, सही था सब लोग का। अरे बोलिए हाँ या ना, सब लोग का सही था या नहीं था।
चलिए अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए क्या दे देता हूं, होमवर्क, और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में रियल मोल कॉन्सेप्ट के साथ। बात समझ में आती है ना? रियल मोल कॉन्सेप्ट दैट मींस कैसे रिएक्शन में हम यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपकी बात अगली क्लास में मैं बताऊंगा। यहां तक बेसिक चीजों को अभी हमने खत्म कर दिया है। बात समझ में आया क्या? अरे बोलिए हाँ या ना? आ गया ना? तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं, फटाफट कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क है। बात समझ में आती है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और मिलते हैं आप लोगों को अगली लेक्चर में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ही। एक तो क्वेश्चन नीचे वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तो चलो कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये भी बहुत ही इजी है। जब ये कर लोगे तो ये तो होना ही चाहिए। बस इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है। टफ का मतलब फ्रैक्शंस में आता है, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलोगे तो ही जाकर आंसर आएगी, सही है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का एग्जांपल का ये क्वेश्चन है। अब हम बात करने वाले हैं अगली क्लास में, मैंने बताया ना, मेन मोल कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो उससे हम बिल्कुल पंगा नहीं ले सकते, उसको हम पंगा देंगे, हम पंगा देंगे। बात समझ में आ रही है ना? और बहुत ही अच्छे वे से पंगा उसको देने वाले हैं, फोड़ के रख देंगे हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। बस उसमें आप लोगों की मेरे को हेल्प चाहिए, आप लोगों की हेल्प चाहिए, है ना? आप लोगों की हेल्प चाहिए। केमिस्ट्री की कसम, उसको फोड़ डालेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है ना? आप लोग बस थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा और इंप्रूव करो अपने आप को, बाकी तो हम साथ में कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नई एनर्जी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।